सर, नई शिक्षा नीति 2020-2021 में लागू हो जाएगी। इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। 8 से 12 के बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, सर बताने की कृपा करेंगे। इस सिलसिले में मेरा सुझाव होगा कि शिक्षा में जो भी टॉपिक रखा जाए, जो भी सिलेबस बनाया जाए, ये रोज़गार से जुड़ा हुआ ज़रूर होना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो बच्चों को रोज़ी रोज़गार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये होगी कि वो स्वयं दक्ष होकर, कुशल होकर अपना रोज़गार स्थापित कर अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे। ये शिक्षा के क्षेत्र में अति उत्तम होगा। उदाहरण स्वरूप आज कंप्यूटर का युग है। अगर ये कंप्यूटर कोर्स अगर हम शिक्षा ही में जोड़ दें तो अलग से उसे कोई प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अलग से उसको कहीं भी टेक्निकल एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारे स्कूल पढ़ाई से ही बच्चा कुशल हो जाएंगे। और दूसरी जगह उसको बहुत ज़्यादा फीस चुकाकर जो अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या सीखना पड़ता है, इसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसकी शिक्षा देने पर वो स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा और अलग से उसको कोई भी काम सीखने के लिए दूसरी जगह नहीं भटकना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव है। सर, किस स्कूल में आप पढ़ाना अध्यापक थे? हम +2 उच्च विद्यालय सिंघिया किशनगंज में प्रधानाध्यापक थे। कब सर वहाँ से फरवरी सेवानिवृत्त? 2019 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद इस्माइल। तो आप सहमत हैं कि कक्षा 6 के बाद ही बच्चों को जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र के अनुसार बच्चों को जो है शिक्षा दिया जाए? जी हाँ, जी हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चों की रुचि अनुसार उसको रोज़गार को मद्देनज़र रखते हुए ही शिक्षा देनी चाहिए। आज मैं बावनडुबा में हूँ। हमारे एक मित्र पंजाब में एक सिलाई फैक्ट्री में रहते थे। लॉकडाउन के चलते आज वो घर में हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पंजाब के लोग कितना डेवलप्ड हैं और कैसे जो है एक कारीगर से वो 50-50 शर्ट एक दिन में बनवा लेते हैं। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? अफजल। अफजल। हम लोग कहाँ बैठे हैं अभी? बावनडुबा में। और आप इसके पहले पंजाब में कहाँ रहते थे? जलंधर में। जलंधर में। तो वहाँ किस चीज़ का काम होता था? वहाँ शर्ट का काम होता है। शर्ट बनता है फैक्ट्री में। तो हमने देखा है कि यहाँ जो माल है पूर्णिया में, किशनगंज में, लोग 300-350 में जो है, 200 में जो है शर्ट दे रहे हैं। और जबकि किशनगंज में एक शर्ट की सिलाई ही 100 रुपया है। तो ये कैसे उन लोगों को पड़ता है? पड़ता इसलिए पड़ जाता है ना, वहाँ कपड़ा सस्ता मिल जाता है। हाँ हाँ। और कम कपड़े में कटिंग हो जाता है, शर्ट बन जाता है, उसी में पड़ता आ जाता है उनको। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ ये उसी प्रकार की फैक्ट्री अपने गांव में डालना चाहें, तो आपको सरकार से इसके लिए क्या मदद चाहिए? सरकार से भी अभी पैसे का लोड पड़ता है, पैसे नहीं हुए। अच्छा, कितना मतलब उस प्रकार की फैक्ट्री अगर गांव में डालना होगा तो कितना पैसा की जरूरत पड़ेगी? फैक्ट्री कंपनी का देखो, जब काम चले जाए उसमें मशीनें बहुत आता है। जैसे 2 लाख भी से काम शुरू कर सकते हैं, 3 लाख से भी काम शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे काम बढ़ेगा इससे पैसे तो लगाना। मान लीजिए आपके गांव में इंटरमीडिएट स्कूल है, और वहाँ पर अगर 2.5-3 लाख 4 लाख की मशीन सरकार खरीद करके रख देती है और आपको वहाँ टीचर नियुक्त कर देती है, तो आप अपने गांव के सारे बच्चों को कपड़ा सिलना सिखा सकते हैं क्या? हाँ, सिखा सकते हैं आराम से। मतलब कपड़ा के आप मास्टर हैं? हाँ। केवल सरकार मशीन दे दे और गांव के इंटर स्कूल में उस मशीन को रख दे, तो इस गांव के सारे बच्चों को जो है आप कपड़ा सिलना सिखा सकते हैं? हाँ, सिखा सकते हैं। और अधिकतम खर्च जो है 4-5 लाख रुपया है। 5 लाख रुपया सरकार मशीन खरीद करके निकट के स्कूल में खरीद उसको स्थापित कर दे, और जो लोग ट्रेंड हैं मशीन चलाने के लिए उनको एज ए बतौर टीचर जो है नियुक्त कर दे। तो सारे बच्चों को जो है रोज़गार मिल सकता है, वो प्रशिक्षित हो जाएंगे। सबको मिल सकता है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मूल रूप से नालंदा जिला के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी 1974 में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के रूप में ठाकुरगंज को ज्वाइन किए थे। और चूँकि हमारी माने खेती का ही जातिगत माने आधार है, कुर्मी जाति आती है, खेती वाली जाति है, तो हम लोग खेती करने का माने
ये भी था। और मेरे पिताजी ने बीएससी एग्रीकल्चर करके जो है कि मैंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी का ज्वाइन किया। पिताजी काफ़ी जो है कि सामाजिक सोच वाले व्यक्ति हैं और खेती हमारी भी यहाँ पर ठाकुरगंज में हम लोगों ने खेती अपनी शुरू की। पहले जो है कि धान गेहूँ की खेती कर रहे थे और उसके बाद जो है सब्जियों की खेती में हम लोग आए थे। सब्जियों की खेती भी जिस समय हम लोग कर रहे थे उस समय इलाके में जब पुराना पूर्णिया ज़िला था तो सब्जी के खेती में काफ़ी नाम था। लोग देखने के लिए आते थे कि आप सब्जियां कैसे उपजा रहे हैं। जिस समय लोग नहीं जानते थे कि ये ऊपर फलता है या नीचे इसका पेड़ होता है या लकड़ होता है, लोग नहीं जानते थे। उस समय वो सब खेती हम लोगों ने सब्जियों की है। और उसके बाद हम लोगों ने केले की खेती में कन्वर्ट किया धीरे धीरे। और 90 के दशक में केले की बहुत बड़ी खेती हम लोगों ने की। किसान आते थे, सीखते थे, जाते थे। और हमारे फादर जब कृषि पदाधिकारी यहाँ थे उसी समय मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब यहाँ कृषि मंत्री हुआ करते। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बना और बाबूजी दूसरे के खेतों पे जाकर के खेती करने के दूर और तरीक़ों के बारे में बताए। उस समय उनके पास VLW का एक बढ़िया टीम था जिसके माध्यम से गांव-गांव तक जाकर के उन्होंने कैसे धान का फसल करना है, गेहूं कैसे होगा या और भी जिस तरह का फसल का बात था उसकी बात करते थे और उनमें काफ़ी जागृति लाए। केला की खेती जब करने लगे तो देखा देखी उन तक जो है कि केले की खेती के बारे में गुरु में बताए और उन्होंने ये कहा एक लगाओ दो पाओ, और नहीं तो मैं अपने वेतन से, अगर एक का दो नहीं हुआ तो मैं अपने वेतन से आपको दूंगा। और इस तरीके से धीरे धीरे पहले केले की खेती यहाँ नगराज जी भुसावल से कुछ पौधे लाए थे और अपने कर रहे थे, लेकिन उसको डेवलप नहीं कर पा रहे थे, उसको बढ़ा नहीं पा रहे थे, उसको मैंने व्यावसायिक रूप में नहीं बदल पा रहे थे। लेकिन वही मेरे पिताजी ने इसको एक व्यावसायिक रूप दिया। हमारा भी वन टाइम जो है कि 1 लाख केले का प्लांटेशन था। पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में केले की खेती होने लगी और लोग लाभ कमाने लगे। बहुत बड़ी मंडी बन गई थी। यहाँ तक कि जिस क्षेत्र में आप नौगछिया की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा केले की खेती होती है, अभी भी हो रही है। ठाकुरगंज में तो घट गया लेकिन अभी भी हो रही है। नौगछिया से लोग आ रहे थे। यहाँ तक कि आंध्रा का एक किसान था सुरेंद्र, जो हमको याद है 1993-94 में कलकत्ता में मिला जब हम लोग केला बेच रहे थे, जबकि आंध्रा का केला नामी है। आंध्रा से वो जो है कि मैंने आया था और वो मंडी में भेंट हुआ और बोला कि नहीं हम जाएंगे आपके यहाँ देखने के लिए, आपके बाबूजी से मिलेंगे कि आप लोग कैसे खेती कर रहे हैं, इतना बढ़िया अच्छा केला कैसे पैदा कर रहे हैं। तो वो भी आए थे। तो बहुत सारे लोग प्रेरणा ले करके गए और प्रेरित हुए और क्षेत्र में क्रांति आई। कृषि क्रांति बाबूजी की देन है इस क्षेत्र में, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। सब्जियों की खेती हो, अनाज की खेती हो या केले की खेती हो। कब सेवानिवृत्त हुए सर पिताजी? सेवानिवृत्त हुए 96 में। उनका नाम? श्री भागवत प्रसाद सिंह। अच्छा। उनके बाद जो है हम लोगों ने चाय लगाया। केला के खेती में नुकसान पाया। अंधड़ तूफान में, एक बार चक्रवाती तूफान में नुकसान होने के बाद हम लोग बहुत माने जो है कि पोजीशन खराब हो गया और उसके बाद कुछ ज़मीन बेच करके कर्ज सधाने पड़े। लेकिन फिर हिम्मत करके हम लोग खड़ा हुए और चाय की खेती में गए। तब तक ठाकुरगंज में कई लोग लगा चुके थे चाय, लेकिन चाय में हम लोगों ने सेड ट्री के रूप में तेजपात का प्रयोग किया और करीबन 2500 तेजपात के पौधे थे चाय में सेड ट्री के रूप में, जो अच्छा रिटर्न दे रहे थे। 1000 रुपया 1500 रुपया पर प्लांट का रिटर्न आ रहा था। लेकिन जब से GST लागू हुआ और जो छोटे व्यापारी थे उन्होंने इसका काम धंधा छोड़ा और चूँकि खेती बढ़ गई तो जो है कि तेजपात का खेती भी अभी माइनस में चल रहा है। लेकिन तेजपात की खेती भी इस क्षेत्र में बढ़ाने का योगदान जो है मेरे पिताजी के द्वारा किया। शुभ नाम फिर से बता दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर पटेल। अफसोस की बात है, मैं SC कास्ट से बिलोंग करता हूँ और अपने समुदाय के लोगों को हर तरह का रोज़गार से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन वैसे आदमी मेरा अपना समुदाय को वो ताश खेलना स्वीकार करेगा, जुआ खेलना स्वीकार करेगा, लेकिन
अपना मेहनत मजदूर करना नहीं चाहता है। सर सवाल था कि और क्या साथ- वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर हैं? आज ऐसे भी मेरा समाज में लोग हैं जो अपना मजदूरी करके किसी का 2 बीघा ज़मीन लीज पर लेकर के वो लाखों रुपया इनकम करता है सब्जी उगा के, आज के दिन में चाहे मक्का का खेती करके, और वो आदमी आत्मनिर्भर हो गया। आज इस तरह से सबल, मेरा एससी कास्ट में भी है, एक है मेरा राम, मेरा अपना वार्ड में, वो इस बार 200 कुंटल मक्का पैदा किया है। तो ऐसे परिवार तो विकास करेगा ही। उस जिसने 200 कुंटल मक्का पैदा किया है वो उसका अपना खेत, भाई वो आपका उस पार महानंदा नदी के उस पार लीज पर लेकर के, चूँकि महानंदा नदी का उस पार नदी का बीच में कम पैसा में उसको मिल जाता है बलुआही जमीन, और उसमें रबी फसल करता है और उससे उसको अच्छा बेनिफिट होता है। अपना भी कुछ फादर का ज़मीन है 2, 4, 5 बीघा, वो साल में मक्का रबी फसल 20 बीघा से कम नीचे नहीं करता है। उस किसान का नाम सर बता दीजिए। ओके रविदास का बेटा है, ओके रविदास उनका फादर है, गार्जियन वही है, उसका लड़का। क्या एज होगी उस लड़के का भी जो? उस लड़का का एज कम से कम 45 साल है जी। उस महादलित टोला में एक बहुत बड़ा शेड भी बनाया गया है उठने बैठने सब कुछ करने के लिए, समझे। और आज हमारे समाज में एससी कास्ट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मंत्र था, सबसे पहला बात था शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। आज जो एससी एसटी का बच्चा शिक्षित जब तक नहीं होगा उसका विकास कभी नहीं होगा। और वैसे परिवार अपना बाल बच्चा को पढ़ाने के पीछे नहीं रहता है, बच्चा पर ध्यान नहीं देता है। आज वैसा परिवार का खस्ता हालत है बहुत। आपका नाम? मेरा शुभ नाम राजेंद्र पासवान हुआ, वर्तमान मुखिया महिनवा पंचायत। तीसरा